नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज का विषय है यस बैंक। काफी दिनों से इसकी चर्चा थी। बैंक बड़ी दिक्कत में था और बैंक का जो मैनेजमेंट था वो कोशिश कर रहा था कि कहीं से फंड जुटाए, लेकिन उसके जो नए एमडी सीईओ आए वो इसमें विफल रहे। और उसके बाद अचानक सरकार हरकत में आई और आरबीआई के जरिए उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर किया और उसके लिए एक रिस्ट्रक्चर प्लान रखा। जब ये खबर आई तो सबको बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि निकासी रोक दी गई। 50,000 रुपये से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते थे। 1 महीने का मोरेटोरियम डाल दिया गया, लेकिन सरकार ने बड़ी तत्परता से काम किया। इस बार ऐसा लग रहा था कि सरकार मोरेटोरियम में डालने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी थी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर वो पूरा प्लान भी सामने रख दिया गया और बाकायदा इसके लिए वित्त मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो 2-3 चीज़ें साफ तौर पे निकल के आ रही वो बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो ये है कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं, खाता धारक हैं, उनका पैसा सुरक्षित है, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो 5 लाख रुपए वाला इंश्योरेंस भी आप भूल जाइए, आपका पैसा सेफ है। दूसरा, शेयर होल्डर्स को भले ही वो शेयर किसी भी भाव पे ट्रेड करे, वो ट्रेड करता रहेगा, वो वैल्यूज़ की बाद में तय होगी। दो ये बड़े यहाँ पे काम हुए। और तीसरा ये है कि बैंक चलेगा, बैंक डूबेगा नहीं, बंद नहीं होगा। इस बैंक को बचाने की सरकार ने पूरी कोशिश की है। अब ये जो तीनों मेजर पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे, इसको और विस्तार से समझेंगे कि कितना स्मूथली चल पाएगा या वाकई आगे जाते हुए और दिक्कत आएंगी। ये शुरुआत में अच्छा लग रहा है। शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए, टियर 1 बॉन्ड होल्डर्स की तो पैसे ही निकल गए, उनको तो जीरो वैल्यू कर दिया है। तो ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में है, मेरे मन में है, उन सब के बारे में जानकारी करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं वित्त मंत्री सीतारमण जी को, जिन्होंने ये भरोसा दिलाया कि यस बैंक में डिपॉजिटर्स का एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। Whilst the government, our government is completely committed to ensure that the depositors' interest is completely safeguarded. Equally, I want the RBI to ensure that due process of law is set to roll with a sense of urgency, so that we should find out as to who led to this problem. That scheme will be effected within the period of the moratorium, which means within 30 days we expect that scheme to fully come into play, so that depositors are not troubled for too long. जब ये बात ऐलान की गई, रखी गई, तो उससे पहले दिन के दौरान कई सारे बड़े निवेशक, बड़े बैंकर्स वो पिक्चर में आए और उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो भी इसमें निवेशक बनना चाहते हैं, निवेश के इच्छुक दिख रहे हैं और आरबीआई स्कीम को देखने के बाद वो इस पर फैसला करेंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। There could be a preferential issue which the Reserve Bank will ask State Bank or LIC or someone else to put in. Then there could be a rights issue where some of us may be asked to participate or have a look at it. So the bank needs capital, and bank needs capital ASAP. And the bank will get capital, be it rights, be it preferential, mainly from State Bank. And if State Bank wants to invite some other people to join in, I'm sure people will cooperate, because it impacts our financial system. Yes Bank is the 4th largest private sector bank, and we have to protect it. That depends on what the scheme of restructuring is, and what are the terms on which that draft scheme is, and including what is in it for equity shareholders. What is the plan of the RBI and the potential buyer stroke investor? So you have to wait for that before you can take that call. तो आपने सुना वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, और उसके बाद दो बड़े बैंकर्स क्या कह रहे हैं, और इसी पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये जो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान रखा गया है ये कितना कारगर साबित होगा, और क्या यस बैंक फिर से उसी तरीके से चल पड़ेगा जैसे वो पहले चल रहा था। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन AK पुरवार साहब, बैंकिंग मामलों के जानकार और कॉलमनिस्ट हैं तमाल बंदोपाध्याय जी। आप सब इनसे परिचित होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स हमने इनके पढ़े हैं, बैंकिंग पे किताबें पढ़ी हैं। सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JN गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे। मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भानुचंद्र नागराजन जी हैं, जिनसे एक सरकार का पहलू भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं लगातार फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रही हैं जिसमें सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में के लिए। पुरवार सर,
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि ये जो प्लान रखा गया है यस बैंक को बचाने का, कैसा लगा? देखिए साहब, ऐसा है कि किसी भी देश में अगर हमको अपने डिपॉजिटर्स को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसी दशा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि जो प्लान रिजर्व बैंक ने और गवर्नमेंट की ब्लेसिंग से जो प्लान आया है वो अच्छा प्लान है। और अगर जिस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, मेरे ख्याल में इस प्लान में बहुत सारे लीडिंग बैंक्स को पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये एक छोटा मोटा बैंक नहीं, ये बड़ा बैंक है और सिस्टमेटिक सभी को इसमें सभी अफेक्टेड है। कोई अफेक्टेड ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसके प्रोटेक्शन में ही सबका प्रोटेक्शन है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये डिसीजन थोड़ा पॉलिटिकल ज्यादा है क्योंकि डिपॉजिटर्स को बचाना था? बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, इट्स ए प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन। पॉलिटिकल, मैं तो ये कहूँगा कि रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट दे हैव मूव्ड फास्ट, वेरी टाइमली। जो भी इसमें पीछे बैकग्राउंड वर्क करना था उन्होंने किया। आज दोपहर में उन्होंने अनाउंस किया, शाम को क्या स्ट्रक्चर होगा अनाउंस किया। इट सीम्स दैट लॉट ऑफ थॉट, लॉट ऑफ प्रिपरेशन, लॉट ऑफ वर्क हैज गॉन इनटू बिफोर कमिंग टू दिस। ठीक, तो ये तो एक बात आपने सही कही कि इतनी तत्परता से प्लान पहले बनाया गया, उसके बाद ये सारे कुछ किए गए। कमल सर, मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि देखिए एसबीआई को सामने कर दिया गया और एसबीआई जाके इसमें पैसे लगाएगी और जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर उसको चेंज किया गया, जो थ्राइस कैपिटल है उसको एक्सपेंड कर दिया, उसको एक रीस्ट्रक्चर किया और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको साइज इतना बड़ा कर दिया और इस पैसे पे पैसे लगाएंगे। पहली बात तो आप ये बताइएगा कि ये प्लान आपको कैसा लगा। दूसरा, एसबीआई पैसे कहां से लाएगी? नहीं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लान कैसा लगा? आई थिंक इन माई कैरियर वॉट एवर द बैंक मर्जर्स आई हैव सीन, ये सबसे बढ़िया प्लान है। ओके, बिकॉज सवाल ये है, ये तो मर्जर एसबीआई के साथ तो मर्जर नहीं किया, सो देर इज एब्सोल्युटली नो वैल्यू डिस्ट्रक्शन, देर इज एब्सोल्युटली नो वैल्यू डिस्ट्रक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर मर्जर नहीं हो रहा है। SBI will pick up the stake, 49% stake if I am not mistaken, and 10 रुपया में। So and अगर आप प्लान के मुताबिक देखें, there is no loser। आपने देखिए all depositors been protected, everybody else is protected, only ये जो 81 बॉन्ड होल्डर है उनका रिटर्न डाउन दिया गया। दैट इज बाज़ेल नॉर्म के अनुसार। आई थिंक सब लोग, बहुत सारी आदमी लोग कह रहे हैं उसको तो इक्विटी में कन्वर्ट होना चाहिए थे। वाई वुड बी द लूजर? बिकॉज इसके बाद प्राइवेट बैंक और आएगा, वो 80 दिस काइंड ऑफ बॉन्ड अगर उन लोग फ्लोट करेगा, दे विल बी नो टेकर। माई अंडरस्टैंडिंग इज, आई थिंक उनका जो बॉन्ड का जो जिस हिसाब से उन लोग जो कॉन्ट्रैक्ट था जो रेज किया था, उसी टाइम उनका कन्वर्शन क्लॉज नहीं था। तो इसके वजह से एनीवे ये मार्जर हो रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 45 का अनुसार में, और इसी हिसाब से आरबीआई का एब्सोल्यूट पावर है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी पावर के मुताबिक आरबीआई कुड हैव सेड नो, बिकॉज बाज़ेल जो बैंड होता है, आपने रिस्क लिया और ठीक है आपको नहीं मिलने वाला है, राइट डाउन हो गया, तो ये तो हो सकता था। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे है जो बॉन्ड होल्डर के साथ जो एग्रीमेंट था, और इंडिया का जितने सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक ये बॉन्ड उठाया 82, 81, उसमें कन्वर्शन क्लॉज नहीं है। सो इफ यू सी द एंटायर स्कीम, ये स्कीम में ओनली लूजर इज दिस काइंड ऑफ बॉन्ड होल्डर एंड दे हैव टेकन द रिस्क। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिए डिपॉजिटर्स आर कंप्लीटली सेफ एंड द इन्वेस्टर्स है। कोई लोग बोल रहे थे पिछले 6-7 महीने में बहुत सारी रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा डाला, इक्विटी मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं था, रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा डाला। तो मेरे ख्याल से जो रिटेल इन्वेस्टर भी आप थोड़ा टाइम आप रुकिए तो आई थिंक द वैल्यू विल बी क्रिएटेड। So this is the best possible thing it can be done. It's a kind of Indian version of TARF, you can call it, where the
not the government, but a government-owned bank has come in, and I think in the long run or in the medium term, SBI actually will make money. And आप बोल रहे SBI का कहाँ से पैसा मिलेगा? मेरे ख्याल से वो स्कीम का मुताबिक अगर प्राइसिंग देखे, आज the number of shares SBI needs to buy to hold 49%, SBI का करीबन 2,500 करोड़ SBI से आएगा. तो SBI is more than 1/5 of the Indian banking industry, one of the top 50 banks in the world in terms of assets. उनके लिए 2,500 करोड़ क्या है? तमल सर, मेरे ख्याल से it's not a very big price. हाँ जी, केवल 2,400 करोड़ से तो बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि इनको फिर आगे फर्दर डाइल्यूजन करके राइट्स इश्यूज लाने पड़ेंगे, क्योंकि जब रवनीत गिल जी पैसे जुटाने के लिए बाजार में आ रहे थे तो उनको 3-4 बिलियन डॉलर चाहिए थे, तो ये 2,400 करोड़ तो पीनट है. तो कितना डाइल्यूजन करेंगे और कितने फेज की स्कीम में करें, क्योंकि ये फेज 1 है सिर्फ अभी. नहीं, तो मेरे ख्याल से एक बात है दैट ये जो पहला जो स्कीम है, आप देखिए कोई if you see the entire thing, what was the RBI was always been working in the background. RBI का कहना था let the market decide. There is no bailout. मेरे ख्याल से RBI has not told me, but my presumption is this: we have seen a banking regulator working at the background and trying to figure out whether market forces can sort this out. But ये SEBI का जो अपने जो टेक ओवर कोड का जो नॉर्म है, उसी हिसाब से आप कोई गोइंग कंसर्न में नॉर्मल हिसाब से आपको कोई डिस्काउंट में कोई आप नहीं दे सकते. तो इन्वेस्टर्स आ रहे थे तो मैनेजमेंट बोल रहे थे इन्वेस्टर आ रहे थे एटसेट्रा, बट प्राइसिंग में नहीं जम रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर देख रहे थे उसका एसेट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, तो दे वर नॉट रेडी टू पे द प्राइस, द मार्केट प्राइस. नो, सेबी का जो टेक ओवर कोड का जो नॉर्म है, उसी हिसाब से आपको जो है दैट 6 मंथ्स का एवरेज और 2 वीक्स का एवरेज वॉट एवर हायर सेट्स समथिंग लाइक दैट यू नीड टू पे. They could not pay, so it has to go through this under this section 45, where the SEBI, it has to go either through NCLT, IBC route or this section 45. So SBI तो रिजर्व बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं था. अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल करो तो why you sell it cheap to a foreign entity? Let's give it to our own Indian entity which can make money. So the first कमल सर, इसमें मैं आऊंगा दोबारा, क्योंकि SBI जो बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स है वो 2-2 रुपए की वैल्यू, 1-1 रुपए की वैल्यू लगा रहे थे, और हमने 10 रुपए में SBI लेगा इसमें. तो और जो रणदीप ढूंढने जा रहे थे वो 25, 50, 60, 70 रुपए की वैल्यू ढूंढने जा रहे थे. तो ये तरीका तो वहां भी किया जा सकता था. लेकिन इसमें दोबारा आता हूं, गुप्ता जी मुझे ये बताइए, जो 3 तरीके के लोग इसमें सीधे प्रभावित हो रहे हैं. एक तो जो बॉन्ड होल्डर थे 81 वाले, वो तो बिल्कुल जीरो हो गए. मुझे उसका अमाउंट अंदाजा नहीं, मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार करोड़ के आसपास शायद होगा जिनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी गई है, और शेयर होल्डर्स को बचा लिया गया है. लेकिन प्राइस इरोजन जिस तरीके से हुआ है वो अभी भी देखिए 15-16 रुपए पे आ गया. आज भी फ्यूचर्स में देखिए पोजीशन तो 72% की गिरावट आई है. तो बचाया गया जिस कीमत पर, उसमें आपको लगता है कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको राहत है, या ठीक है 5-10 रुपए में ट्रेड करता रहेगा शेयर, बच जाएंगे कुछ थोड़े बहुत? देखिए ऐसा है, हर एक चीज के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं. अगर आप इन्वेस्टर का एक आइसोलेशन में देखेंगे तो आप बोलेंगे एक जमाने में 1200 रुपए का शेयर था, आज 16 रुपए का रह गया और इन्वेस्टर को बहुत घाटा हो गया. बट अगर आप आज की परिस्थिति पे देखें, अगर ये सब नहीं होता तो, क्योंकि कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा था पैसा लगाने के लिए, बैंक की हालत बहुत खराब थी, तो बहुत अच्छे से चांसेस थे कि ये जो वैल्यू आज 16 रुपए की है वो जीरो हो जाती. तो कम से कम इस स्कीम से उसमें ठहराव आया है. देखिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को जो हम लोग देखते हैं तो हमको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को ये देखना पड़ेगा कि टोटलिटी में, अगर हम बोले कि नहीं भाई 30 डेज का एवरेज इतना है, 6 महीने का एवरेज इतना है, तो ये 70 रुपए पे लाना है, तो क्योंकि 70 रुपए पे कोई राजी नहीं है लाने के लिए, तो वो इवेंचुअली जो 16 रुपए या 20 रुपए का वो भी जीरो हो जाएगा. तो कम से कम यहाँ पे. दूसरा चीज एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्यों इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहा था आज की डेट पे, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं बचा था यस बैंक के अंदर. उसको ये नहीं मालूम था क्या होगा. अब स्टेट बैंक के आने से एक ये हो गया कि एक मजबूत दीवार
और एक मजबूत साथी हमारा हाथ पकड़ के खड़ा है जी। उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बैंक में बढ़ेगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से देयर विल बी इन्वेस्टर्स विच आर गोइंग टू कम इन। जैसे अब आपको देखें कि मिस्टर पारेख ने और मिस्टर कोटक ने दोनों ने ये बोला कि दे कुड बी थिंग। एंड सेकेंडली, अगर आपने स्कीम को ढंग से पढ़ा हो तो इसमें बहुत बिल्कुल सीधा सा लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक विल कंटिन्यू टू होल्ड मिनिमम 26% इक्विटी फॉर एटलीस्ट 3 years। तो दैट मीन्स उन्होंने टाइम पीरियड भी विजुलाइज किया है कि क्या 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 3 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा आएगा और स्टेट बैंक जो इक्विटी है डाइल्यूट करेगा 49 से 26% है। अब आप यहाँ पे एक जरा थोड़ा सा मैथ्स देखिए। आज की डेट पे यस बैंक का टोटल मार्केट कैप है 4,500 करोड़ रुपए करीब का। स्टेट बैंक अगर लगभग 50% इक्विटी होल्डर होता है तो उसको स्टेट यस बैंक की मार्केट वैल्यू 9,000 करोड़ की हो जाएगी अगर हम ये प्राइस सेम माने। लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक का हाथ आ गया तो ये प्राइस इतना नहीं रहेगा, प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जो नए इन्वेस्टर आएंगे वो नए प्राइस पे आएंगे। तो आप जो मार्केट कैप है इसका ऑटोमेटिकली, और जो नई इक्विटी आएगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। गुप्ता जी, इस मैथ के अंदर एसेट क्वालिटी भी तो मैटर करेगी। अभी हमें नहीं पता कि अंदर कितनी बुक्स में गंदगी है और कितनी निकल के आएगी। मैं उस पे आ रहा हूं। हाँ। मैं उस पे आ रहा हूं। तो उसका सेकंड इशू है कि आज की डेट पे किसी को नहीं मालूम है कि एसेट बैंक यस बैंक की पोजीशन क्या है। अगर जब अब स्टेट बैंक आ गया है और जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया, 1 महीने के अंदर अंदर उनको सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी का बैलेंस शीट को बेसिकली रिकास्ट करना है, तो उससे बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी। अब ये कोई भी इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गारंटी नहीं हो सकती कि आज जो 16 रुपए का प्राइस है कल 5 रुपए का नहीं रह जाएगा, 1 रुपए का नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो अभी जो यूनिडायरेक्शनल में शेयर प्राइस जा रहा था, अब प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकता है। गारंटी किसी की नहीं है। लेकिन मैं इन सब चीज में सबसे एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज दोबारा आता हूं सर, उसके बाद जुड़वाऊंगा मैं आपसे। प्रकाश जी, डायरेक्ट शेयर डीलिंग की अब आप लोग बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, क्या मार्केट को ये प्लान पसंद है? मेरे मन में बहुत शंकाएं इसलिए हैं कि किसी को नहीं पता बुक्स में क्या है, कितना कैपिटल और लगेगा। 2400 करोड़ तो पीनट है भाई, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद बहुत पैसे रेज करने पड़ेंगे और 3 साल तक उनको बने रहना पड़ेगा, उनकी गुडविल पे बहुत पैसा आएगा। तो क्या बाजार इस सब चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है, मान रहा है कि बहुत फंडे खा प्लान लेके आए हैं हम और ये शानदार तरीके से चलेगा और एसबीआई की गुडविल पे एसबीआई इसको चलाएगा, क्योंकि आर्म्स लेंथ पे आपको काम करना पड़ेगा 2 बैंक में। मुझे नहीं पता कि अब आप लोग बताइए, तमल सर बताइए, पुरवार सर, कि रोल क्या है इनका। इन्वेस्टर है सिर्फ ये प्रमोटर की तरह बिहेव करेंगे, ये कैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बिल्कुल नहीं। सो एक चीज कहना चाहूंगा शुरुआत में ही कि हालांकि मैं शेयर बाजार को रिप्रेजेंट करता हूं और आज शो पे हम लोग जो बातें कर रहे हैं, इसमें जो कंज्यूमर्स हैं हमारे यहाँ, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके लिए खास ये बोला जाऊंगे, उनके लिहाज से ये स्कीम बहुत ही बढ़िया है। इतनी अच्छी स्कीम, जो तमिल दादा ने कहा कि ऐसी अच्छी स्कीम आना बड़ा मुश्किल था, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, जो बैकरूम एक्टिविटी हुई होगी काफी समय से, उसका नतीजा ये है। ये कोई ओवरनाइट गठन नहीं है कि हमने एक रात में सोचा कि कुछ सॉल्यूशन लाना है और लाके छोड़ दिया। दूसरी चीज ये है कि ये स्ट्रीट को या मार्केट को पसंद आने का इसमें एक बहुत बड़ी संभावना है। डाउट जो आपका है एनपीए को लेकर, उस पर भी मैं आऊंगा। संभावना ये है नीरज कि अब आपको जो कंटेजन इफेक्ट था कि जो सारे सेक्टर पे एक दबाव बना हुआ था, एक काले बादल घिरे हुए थे कि भाई कभी भी कुछ हो सकता है और इस टाइप का, वो अब हमारे सामने से बड़ी उससे मात्रा से दूर हो चुका है। अब मुझे कोई डर नहीं है कि मैं कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोई निवेश करना चाहूँ या कोई पब्लिक सेक्टर में, तो कोई संदेह वाली बात है। और तीसरी चीज जो निवेश की है, ये जो रोल है, ये इन्वेस्टर इसलिए पॉजिटिव देख रहे हैं कि आपको ख्याल हो तो जो लिमैन क्राइसिस के टाइम यूएस गवर्नमेंट ने भी वेल्स फार्गो और इस टाइप की कंपनीज में निवेश किया, उनको निकाला उससे ताकि कंटेजन इफेक्ट ना हो, और उसको कुछ समय बाद प्रॉफिटेबली बेचा भी है। सो ये पॉसिबिलिटी एसबीआई के लिए, वो जो आपका जो मानना है वो बहुत सही है, लेकिन वहां याद रखिएगा कि आरबीआई ने डाइवर्जेंस रिपोर्ट के बाद भी एक अपना नॉमिनी रखा हुआ है और उसमें उनसे भी इनपुट इनको जरूर मिले होंगे, और कहीं ये संभावना इसकी ये है कि ये अब्सॉर्ब हो सकते हैं एनपीएस
इस वजह से, क्योंकि कैपिटल इन्फ्यूजन तो ज्यादा नहीं हो रहा है, वो आपका मुद्दा बहुत सही है कि 2400 करोड़ से क्या होना है, जबकि गड्ढा बहुत बड़ा था। लेकिन इससे आगे चल के जो रिकवरीज होंगी वो सही ढंग से बैंक को चला पाएंगी एज ए गोइंग कंसर्न, ये एस्टैब्लिश हो चुका है एसबीआई के आने से। जो एक मजबूत हाथ आया है, एक साथी आया है, एसबीआई मुझे नहीं लगता है बैंक चलाएंगे। आपके पास इतना डिपॉजिटर बेस है, इतनी ब्रांचें, 1100 ब्रांचें, तो अपने आप अपने बलबूते भी येस बैंक काम कर सकता है, लेकिन उसको वो छूट मिलनी चाहिए। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दूंगा। और मुझे तो ये भी जानने में दिलचस्पी है कि इसको चलाएगा कौन, वो मतलब पीछे से एसबीआई चलाएगा, ये कौन सा बनेगा उसमें, सर आप कुछ बताएंगे कि कौन चलाएगा इसको? देखिए साहब, ऐसा है कि स्टेट बैंक में जो है एक बहुत बड़ी डोमेन एक्सपर्टाइज डिसाइड करती है, इसको कभी हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, कभी नहीं करते। आप देखिए 4 साल 5 साल पहले वी यूज्ड टू रन 7 एसोसिएट बैंक्स एज अ पार्ट ऑफ स्टेट बैंक ग्रुप, स्टेट बैंक चेयरमैन, कॉमन चेयरमैन, लेकिन कंप्लीट ऑटोनॉमी विद इन दैट टू रिस्पेक्टिव बैंक्स। हम लोग एसबीआई लाइफ चलाते हैं, मेजर शेयर होल्डर्स, लेकिन इट रन्स प्रोफेशनली। एसबीआई म्यूचुअल फंड चलाते हैं, अगेन इट रन्स प्रोफेशनली। तो स्टेट बैंक ने ओवर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट आई वुड से 30, 40, 50 years they have developed a kind of a domain expertise कि भाई अगर आपने एक जगह इन्वेस्ट किया है तो हैंड्स ऑफ रखते हुए दोनों इंस्टीट्यूशंस को कैसे प्रोफेशनली रन करना है, कैसे कैसे कहाँ इंटरवीन करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना चलाना, ये एक्सपर्टाइज है। और हम लोग अगर स्टेट बैंक, सॉरी बीइंग एक्स चेयरमैन कभी कभी भूल जाता हूँ कि तो ये अगर ये स्टेट बैंक इसमें आता है तो न केवल स्टेट बैंक का कोई आदमी विश्वास का आदमी बैठेगा बोर्ड पे, बल्कि इसके साथ साथ अगर एक्टिव मैनेजमेंट में कोई सपोर्ट चाहिए तो स्टेट बैंक की तरफ से फ्रीली मिलेगा। स्टेट बैंक ग्रुप की जो डिफरेंट एंटिटीज हैं, बढ़िया, उनका कोई सपोर्ट चाहिए होगा वो भी साथ में आएगा। ठीक, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भानुचंद्र नागराजन जी भी हैं। भानुचंद्र जी, तारीफ इस बात की सरकार की कि बहुत स्विफ्ट रिएक्शन था, मतलब इतना जल्दी हमने नहीं देखा कि अनाउंसमेंट के 24 घंटे के अंदर प्लान पूरा सामने रख दिया, क्लैरिटी के साथ रख दिया, आरबीआई ने उसी समय प्रेस रिलीज भी जारी करी, सारी चीजें आ गई। बहुत सारे इस इन्वायरमेंट को देखते हुए, जो इस समय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है कि सिस्टम में बहुत सारे एसएमईज परेशान है, एनपीएस बढ़ रहे हैं बैंकों के, आप हर क्वार्टर में देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही चले आ रहे, रिकवरी बहुत स्लो है। अब एसबीआई को लेकर के अभी उन्होंने एक जेट एयरवेज को भी ले रखा है, ठीक है, उसमें भी दिक्कतें आई। आईएलएफएस का एक बहुत बड़ा केस हुआ, वो भी पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये वाला कदम है यस बैंक को बचाने वाला, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कि सरकार की मंशा क्या थी, डिपॉजिटर को सेव कर देना, उनका पैसा निकाल लेना, या बैंक को फिर से खड़ा कर देना? और अगर आपको पता हो तो आप भी बताइए एसबीआई इस पे किस रोल में इन्वॉल्वमेंट होगा उसका? ओके, पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हर एक डिपॉजिटर का जिसका एस बैंक के साथ अकाउंट है वो हर एक पैसा सेफ है। आपके एक्सपर्ट्स ने भी बताया, वित्त मंत्री ने भी बताया, आरबीआई गवर्नर ने बताया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बताया। तो पैनिक करने का ये कुछ भी एक भी नीड नहीं है। डिपॉजिट्स आर सेफ। ओके, पहला एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है ये येस बैंक का मामला, इसमें 2 एस्पेक्ट है, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आते हैं। येस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनका शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो आरबीआई रेगुलेट करता है। सितंबर 2018 तक मॉनिटरिंग में जो आया है उसके बेसिस पे 2018 में राणा कपूर, उनका सीईओ जो प्रमोटर है, उसको निकाला गया था क्योंकि कंप्लायंस लैक्स था, रिपोर्ट ठीक से नहीं दे रहे थे, एनपीएस का कम असेसमेंट आ रहा था, तो इसलिए राणा कपूर को निकाला गया था। तो फिर नया मैनेजमेंट आया और पिछले 2 महीने तक जो कैपिटल रेज करने का कोशिश कर रहे थे। तो एक स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए कि जब प्राइवेट सेक्टर में खुद काम नहीं कर पा रहे हैं, जो मार्केट फेलियर बोलते हैं, जब वो होता है उसके बाद ही गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। आरबीआई ने ऐसा ही किया है इस बार। तो ये क्वेश्चन आरबीआई गवर्नर से भी पूछा गया था कि क्या ये 2 महीने पहले कर सकते थे या 3 महीने पहले कर सकते थे। तो आरबीआई गवर्नर का ये जवाब था कि यदि ऐसा किया तो प्रीमेच्योर इंटरवेंशन बोला जाता था। तो इसलिए उनका ये ओपिनियन है
कि अभी सही टाइम पे किए हैं, और जिस काम और कलेक्टेड बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जैसे किए हैं उसका तारीफ करना पड़ेगा। जैसे आपने ही बताया, अभी SBI 49% खरीदने वाला है इसमें, और सिर्फ एक 50,000 रुपीज का लिमिट एक महीने के लिए रखा गया है, वो भी एक्सेप्शंस है, लाइक मैरिज, एजुकेशन या हेल्थ रीजंस के लिए 5 लाख तक ले सकते हैं। तो एक छोटा सा असुविधा है एक महीने के लिए। उसके अलावा आप देखते हैं तो बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। ये इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। इसमें एक पॉलिटिकल चीज भी है, जिसने वित्त मंत्री ने भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जिसमें बहुत सारे लोन्स जो बैड लोन्स जो बोलते हैं, उसमें अनिल अंबानी का कंपनी है, वोडाफोन है, ILFS है, DHL है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसका ओरिजिनेशन 2007 और 2013 के बीच में हुआ गया है। तो इसके बारे में और इसके बाद भी जो लोन ओरिजिनेट हुआ है, जो बैड लोन्स हो गया है, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमें पता चला कि 2007 और 14 में जो लोन्स दिए गए हैं, शायद बहुत सारे वो क्रोनी कैपिटलिस्ट वजह से दिए गए हैं, जो फोन बैंकिंग ऐसा बोलते हैं। नहीं नागराजन जी, देखिए, से कॉल आ जाता है और लोन्स दिया जाता था, उस जमाने से था। लेकिन 2014 से अप एंड रनिंग बिजनेसेस थे वो, जिनके आपने नाम लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आके वो थोड़ा लड़खड़ा है, और उसके अलग पॉलिटिकल रीजंस में नहीं जाते हम। मैं उसका जवाब देता हूं। उसका जवाब नहीं सही है। इसका एक ही छोटा जवाब देता हूं। बाकी क्या है ना, ये यस बैंक में बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइनेंस है था। प्रोजेक्ट फाइनेंस का शेयर बहुत ज्यादा था, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस जो बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए, जो ब्रिज बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, रियल एस्टेट बनाते हैं, उनका दिया गया है। तो उनका जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जब वो खराब हो जाता है उसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जब जो ओरिजिनेट हुआ है 2014 के पहले, उसका बैड होने के लिए टाइम लगता है। तमल साहब से मैं क्लैरिटी दूं। अगर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आप कर रहे हैं और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है उनका, तो लोन देते समय चेक्स लगाने चाहिए। फिर आरबीआई क्या कर रहा था? मैं तो क्वेश्चन करूंगा कि आरबीआई का रोल क्या था, वो क्या ऑडिट करते थे, उनको क्या दिखता था। तमल सर, उस पे बाद में आते हैं। तमल सर, ये जो कैपिटल की हमने उस समय बात की, जब आपसे चर्चा, मैंने कहा था आपसे दोबारा आगे पूछूंगा कि बहुत पैसा चाहिए इसके लिए, आगे बहुत डाइल्यूशन करना पड़ेगा, और जिस भाव पे ये हो रहा है, ये तो रमनीत गिल साहब भी करवा सकते थे 10 रुपए में। नहीं, से आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो आरबीआई के जो एक्शन आया, this is not because of the capital problem, is more it was becoming a sort of liquidity issue. इंसॉल्वेंसी तो था, ऐसे कुछ मतलब मामला बहुत गंभीर नहीं था, उससे भी भयानक और गंभीर मामला जो हो रहे थे, मेरे ख्याल से लिक्विडिटी इशू वुड हैव बीन प्रॉब्लम, बिकॉज अभी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारी डिपॉजिट विथड्रॉयल हो रहा था। अभी किसी बैंक में आप देखिए, डिपॉजिट विथड्रॉयल अगर चालू हो जाएगा, 30-40% डिपॉजिट विथड्रॉयल रहेगा, तो इवन द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक कैनॉट सर्वाइव। तो मेरे ख्याल से पिछले 10-11 महीने में येस बैंक का डेफिनेटली मोर देन 30%, इट कुड बी 35 क्लोज टू 40% डिपॉजिट विथड्रॉयल हो चुका, क्योंकि पिछले 4-5-6 महीने के हम लोग तो पता नहीं है, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पिछले 5 महीने के जो डिपॉजिट से कितना विथड्रॉयल हुआ हम लोग को पता नहीं है, और उससे पहले भी हो चुका। तो मेरे ख्याल से कैपिटल से भी जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसके लिए आरबीआई हैड टू कम इन द पिक्चर एंड डू दिस was the liquidity problem would have happened. So there is no other choice. As far as आप जो बोल रहे कैपिटल कहाँ से आएगा, there are many ways of doing it, no? आपका देखिए, जो रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी 49% ले रहा है, राइट नाउ। इनकम टैक्स का मुताबिक अगर आप पहले तो एक तो सेबी का रूल है, आप जो सेबी का जो फॉर्मूला है उसका नीचे आप नहीं ले सकते, 6 महीने के जो एवरेज है या 2 वीक का एवरेज है वगैरह, वो सब जो है उससे नहीं, तो नहीं हो पाया। तो अंडर द नाउ सेक्शन 45 के जो आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का हिसाब से एसबीआई हैज कम एंड एसबीआई लिया। लेकिन एसबीआई को भी आपका मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनकम टैक्स रूल का
मुताबिक अगर आप कोई प्राइसिंग आप ले रहे हैं विच इज बिलो द मार्केट प्राइस, उसका जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट माना जाता है, आपको टैक्स देना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो 16 रुपया मान ले आज का हिसाब से, आज का दिन में 16 रुपए है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 रुपए में लिया तो 6 रुपए के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो एसबीआई का कॉस्ट एक्चुअली लिटिल मोर देन 10 रुपीज होगा। बिल्कुल। और आई थिंक फॉर ए डोमेस्टिक एंटिटी इज ए 20% टैक्स, फॉर ए फॉरेन एंटिटी वुड हैव बीन ए 40% टैक्स। तो आज का हिसाब से एसबीआई विल कम इन एट 49%। तो उसके बाद थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, उसके बाद इट कैन गो फॉर द राइट्स इशू। एंड ऑन फॉर द राइट्स इशू सेबी का कुछ तो फॉर्मूला नहीं है, ऐसे जो टेक ओवर कोड का जैसे फॉर्मूला है ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी हिसाब से आपका राइट्स का प्राइसिंग करेंगे, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ प्राइसिंग नहीं है। और राइट्स इशू का हिसाब से भी आपको जो इनकम टैक्स के हिसाब ऐसे नहीं है। सो if SBI comes on the as and when SBI comes on the picture, people will get confidence, bank will start get growing its business and all. So आप बोल रहे हैं इससे बड़ा, इतना बड़ा होल है, इतना बड़ा बैड एसेट्स है, तो उसके मतलब तो ऐसे नहीं जो इससे वैल्यू इज जीरो। नो, इवन इफ यू गो फॉर हेयर कट आपको तो 10, 15, 20% ऐसे तो मिलेगा। तो आप मेरे ख्याल से आप बोलिए इस बैंक का 30,000 करोड़ बैड एसेट्स है, उसके मतलब ऐसे नहीं है तो 30,000 करोड़ ऑल हैज गॉन बैड, उससे 10,000, 15,000 पता नहीं हम लोग को एक चीज जो आपने बहुत अच्छा रेज किया, कंटिन्यू टू डू सेल डाउन। एक सवाल आपने जो रखा बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी का इशू था। मैं एक सेकंड जस्ट गिव मी। जी हाँ जी, तो एक तो लिक्विडिटी इशू और कैपिटल के हिसाब से मेरे ख्याल से आप ये दो तरीके के आप ये संभाल सकते हैं। एक तरीका इज द बैलेंस शीट मैनेजमेंट, सेलिंग डाउन एसेट्स, सिक्योरिटाइजेशन वगैरह वगैरह। बेसिकली यू श्रिंक योर एसेट्स, यू डोंट नीड सच ए लार्ज एसेट बुक, you can figure out, pick and choose what kind of order to do. Number 2 is this, what you can focus on recovery. आप मान लीजिए 30,000 करोड़ अगर इसका बैड एसेट्स है, उससे मतलब 30,000 करोड़ से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप कहां से मिलेगा। एंड तीसरा है एट द सेकेंड स्टेज आप राइट्स इश्यू करेंगे और कितना प्राइस में होगा वो देखा जाएगा। आपको सेबी रिस्ट्रिक्शन ऑन द थिंग विल नॉट कम, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम मेरा सवाल यही था। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। दो चीजें आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने रखा कि कितना विड्रॉल हो रहा पता नहीं। अभी मतलब एक ऐसे मेरे खबर चली कि एक बड़े क्लाइंट ने बहुत पैसा निकाला है, तो ये एक तो सीरियस इशू था, इसलिए एकदम इमीडिएट एक्शन लेना था। विड्रॉल तो था, या बिल्कुल बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही 1000 करोड़ के आसपास विड्रॉल एक दिन में किया है, तो वो एक बड़ा इशू था। ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। क्या ये बेटर नहीं होता गुप्ता जी कि इसी समय वो एक मोटी तौर पे बैलेंस शीट सामने रखते हैं कि भाई ये इस समय हमारी सिचुएशन है कि हमारे पास इतना एनपीए है, इतना हमारे पास डिपॉजिट में बचा हुआ है, इतना हमारा कॉसा रेशियो, ये कुछ तो अंदाजा लगता, क्योंकि जिस भाव पे डील हो रही है उसके बाद मार्केट कंडीशन देखिए आप, इकोनॉमी कंडीशन देखिए आप, राइट्स इशू कितनी बार लाएंगे और किस प्राइस पे आप ले आएंगे। गुप्ता जी देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं फिर से जी कि ये एक पहला स्टेप है और आप बोलो कि सारे स्टेप एक साथ लिए जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। जब कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है, जब कभी किसी तरह की बेलआउट होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये आप इसको सोचो कि ये एक यस बैंक में कॉन्फिडेंस लाने का पहला कदम है। अगर ये कदम नहीं होता तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आप इसको बाकी सब चीजों से अलग कर दो। इसको आप ये लो कि एक पहला कदम है कॉन्फिडेंस लाने का। जब कॉन्फिडेंस आएगा तब सेकंड स्टेप शुरू होंगे। और तीसरा जो हम बात कर रहे हैं एनपीए की, हम मानते हैं एनपीए है, लेकिन आप ये देखो जब 8,000 करोड़ का राइट डाउन हो रहा है तो राइट डाउन लायबिलिटी से हो रहा है, तो आप समझ लो कॉन्सिक्वेंटली 8,000 करोड़ का अगर एनपीए भी राइट डाउन करोगे तो बैलेंस शीट की पोजीशन वो गर्म हो गई। तो अगर आप सोचते हो कि हम लोग सोच रहे थे कि $2 बिलियन, $2.5 बिलियन चाहिए, तो अगर हमको 15-16 हजार करोड़ चाहिए तो 2,500 करोड़ स्टेट बैंक से आ रहा है, 8,000 करोड़ का राइट ऑफ हो गया, तो 10,500 करोड़ का तो बैलेंस शीट में ये चेंज आ गया। तो इस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप जाओ तो काम होगा। आप अगर हम लोग ये सोचे कि नहीं हम सारी चीजें जितने भी पॉसिबल इन्वेस्टर थे सबको एक ही साथ ला दें, तो फिर ये खिचड़ी ऐसी हो जाती कि जब कभी नहीं पकती। तो पहला है कि फर्स्ट मेजर इज कि ब्रिंग कॉन्फिडेंस into the investors mind, bring confidence to the depositors, bring confidence to the borrower कि बैंक सर्वाइव करेगा। With this confidence आप आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल तय है कि जब मार्केट स्टेबलाइज होगा और जब विद इन 1 मंथ जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है वो हमारी बैलेंस शीट को रिकास्ट करेगा, तब हमको मालूम होगा कि हमारे पास क्या है, क्या एनपीए है, क्या राइट थिंग है, और फिर हमको देखना पड़ेगा कि हमारा सीआरआर कितना है, क्या हमें पैसा चाहिए और क्या हमारा आगे का प्लान होना चाहिए।
आज की डेट पे हम लोग ये बिल्कुल नहीं करते। लेकिन एक मैं चीज बिल्कुल सबसे ज्यादा भी बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले इसमें जो इस मेस का जिम्मेदार है मिस्टर राणा कपूर, उनका पासपोर्ट इंपाउंड कीजिए कि वो विजय माल्या की तरह भाग ना जाए, क्योंकि अगर एक सिंगल आदमी इस मेस के लिए जिम्मेदार है तो मिस्टर राणा कपूर हैं। दूसरा, हमारा रेगुलेटरी सिस्टम भी जिम्मेदार है। बिल्कुल सर, मैं इन दोनों पे आ रहा हूं। पहले 5 साल पहले राणा, इन दोनों प्रश्नों पे आ रहा हूं, क्योंकि एक बात जो आपने कही कि उनको पकड़ना चाहिए, ये तो सीतारमण जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी लोग इस मेस के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जांच की जाएगी और उनको सर्टेन किया जाएगा कि किसकी वजह से यस बैंक की स्थिति ये हुई। तो ये तो एक आपकी जो डिमांड है वो तो मंत्री जी ने स्वयं बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन जो लार्जर क्वेश्चन है उस पर मैं आने वाला हूं। अभी एक सवाल मैं और यहां पे ले लेता हूं, उसके बाद में आता हूं कि रेगुलेटरी सिस्टम की खामियां बार बार दिखती हैं। आप पीएमसी बैंक में ये कह के बच जाते हैं कि वो कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें तो राज्य सरकार भी इन्वॉल्व है। यस बैंक में आप क्या कर रहे थे? यस बैंक में तो आपको देखना चाहिए था। लेकिन पहले प्रकाश जी, अगर मैं जयंत गुप्ता सर की बात को मानते हुए मानूं कि एक स्टेज 1 पे इतना काम हुआ, आईडीबीआई बैंक कहां तक पहुंचा? देखिए, इसमें ऐसा है कि दोनों बैंक की स्केल का डिफरेंस है। और मैं एक निकल के छूटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि येस बैंक नंबर 4 लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। आज आपकी ब्रांच नेटवर्क देखो, 28 लाख डिपॉजिटर सेविंग्स अकाउंट का जो बेस है आप वो देखो। आईडीबीआई बैंक उसके तुलना में एक छोटा टुकड़ा। उसको तो ज्यादा आसान है धो पोछ के ताजा कर देना। हाँ, नहीं तो उसमें भी जो हुआ है वो एक तरह से एक सिमिलर वो हुआ है, लेकिन वहां पे छोटा प्रॉब्लम होने की वजह से एलआईसी की बुक्स पे उसको ले लिया गया, अपनाया गया, अपने बैलेंस शीट पे ऑब्जर्व। यहाँ पे जो गुप्ता जी कह रहे हैं वो ये है कि आप इसको वर्क इन प्रोग्रेस मानिए कि पहले जो कॉन्फिडेंस विदेशी निवेशकों से लेना है, आपको प्राइवेट इक्विटी से लेना है, दूसरे इन्वेस्टर से, उसके लिए पहले तो आपको ये चाहिए कि कोई पीछे खड़ा है, इसके कोई स्ट्रांग वो आता है कि इसको डूबने नहीं दे रहा है। और डिपॉजिटर्स का जो रन होता है, जो लायबिलिटी साइड पे आपके जो फ्रेंचाइज है, अगर उसको हम वीक कर देते हैं तो कोई बैंक टिक नहीं सकती है। वो सही बोल रहे हैं। अब उसको हमने पहले एकदम रिस्टोर कर दिया। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने शुरुआत में ही प्रोग्राम की कि एज द डिपॉजिटर जो आप हो, शेयर धारक तो दूर की बात है, पहले एज ए डिपॉजिटर जो रिस्क नहीं लेने आया, जो सिर्फ 6% ब्याज, 7% ब्याज, 8% ब्याज पे आया, उसका आप कॉन्फिडेंस पहले रिस्टोर करिए। और उसके बाद जैसे जैसे एनपी ये जो 30,000 करोड़ की बुक से रिकवरी होगी, पैसे आएंगे, जो साइकिल चलेगा, कैश होता है बैंक के लिए तो लिक्विडिटी, अब तरलता तो वहां से ही आएगी, और वो जैसे जैसे आएगी वो बिजनेस ग्रो होगा, आपको राइट्स इशू के जरिए एक बैलेंस शीट हेल्दी बनती हुई दिखेगी। मुझे तो ये अंदाजा लग रहा है कि 10 रुपए का हो सकता है SBI will go to the bank, as the most laughing profitable venture, because वो 10 के 25 हो जाएंगे अगर कुछ साल में, तो भी बहुत बढ़िया रिटर्न है। सो मैं ये अटकलें नहीं लगा रहा कि बैंक का भाव क्या होगा, येस बैंक बहुत लोगों ने उम्मीद से लिया है, बट इन द लॉन्ग रन इसको रिस्टोर करना अब ज्यादा संभव लग रहा है। अगर आप किसी को भी मार्केट में पूछेंगे, आप शेयर खरीदेंगे येस बैंक का? ये जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको होने, इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि आज प्लान आया है, अब इम्प्लीमेंट होगा जैसे जैसे आपको दिखेगा। जब दीपक पारेख जैसे दिग्गज वो बोल सकते हैं बैंकर कि हम भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, अगर हमको वो दिया जाएगा मौका तो इवैल्यूएट करेंगे, देखी जाएगी। वैसे ही तो जवाब तो वही है कि पैसा तो फाइनली लगाना है, तो कोई ग्रोथ एरिया में लगाना है। और एसबीआई के होते हुए मुझे लगता है जो प्रधान साहब ने भी कहा कि एसबीआई हैज द एक्सपर्टीज टू मैनेज एन इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजिक है, नॉट उसको आप चलाने के लिए आए हो, ना कि आप उसको कर रहे हैं, लेकिन आप उसको उसमें पैसा टाइम से लगा के, सही मात्रा में लगा के, और उसका वो माहौल बना के आप ठीक कर सकते हो उसको। पॉइंट देखिए, मैंने अब थोड़ा सा लार्जर इशू पे आते हैं सर, आप बोल लीजिए उसके बाद में। बोलिए साहब, एक बड़ी एसबीआई की बात कही गई। मैं आपको बताऊं कि ये एक इतना इम्पोर्टेंट स्टेट बैंक को लाने का इतना बड़ा स्टेप है कि उससे जो है चारों तरफ एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, इट्स ए इंस्टीट्यूशन विद ए 200-year old successful history of taking over banks, amalgamating them, running it properly, investing in different institutions, managing those investments and creating value there. एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और इस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से हर तरफ कॉन्फिडेंस हो। परफेक्ट। तो मैंने इसीलिए कहा कि मैंने हर तरह से सवाल पूछने की कोशिश करी दर्शकों आपके बिहाफ पे, इन्वेस्टर्स आपके बिहाफ पे, कि आपके मन में कोई भी शंका उठ रही हो, वो मैं सारा सवाल पूछूंगा जिससे कि आप कन्विंस हो जाए। इसीलिए मैं बार बार टेढ़े सवाल लेके आ रहा था हर तरह से, कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो कि ये जो प्लान आया है ये वर्कबल है, काम करेगा। लेकिन अब थोड़ी कहानी इससे
आगे बढ़ती है। कहानी आगे ये बढ़ती है कि इसमें रेगुलेटरी रोल जो भी गुप्ता जी ने छेड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे की दिलचस्पी सिर्फ एक लेमैन की तरह ये, एक पत्रकार की तरह ये है, एक आर्थिक पत्रकार की तरह ये है कि हम क्यों नहीं समय रहते पकड़ पाते। बहुत सारे केस हुए, अब पीएनबी में जाएं क्या वहाँ पे, उसमें हुआ। मैं जानना था रेगुलेटर फिर क्या कर रहा है, मतलब कैसे आप जाके उनकी बैलेंस शीट को देखते हैं या उनके अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं, वो चीज़ें समय पे क्यों नहीं पकड़ में आती हैं। मैं एक छोटी सी बात तो, तमल सर बहुत अच्छे से समझेंगे मेरी बात को, हर दिन छोटी छोटी खबरें आती हैं कि फला बैंक ने कुछ केवाईसी के रूल्स फॉलो नहीं किए थे इसलिए उनके ऊपर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगी। ऑलमोस्ट एवरी डे एक आध खबर ऐसी आती रहती है। नोबडी टेक्स इट सीरियसली। यही तो जड़ है, मतलब मुझे लगता है कि वो खबर हम रोज डालते हैं, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वही असली जड़ है। बैंकों को लगता है 2 लाख पेनल्टी दिया, काम खत्म, लेकिन वहीं से तो खेल पूरा शुरू होता है। तो मेरी दिलचस्पी ये जानने में कि रेगुलेटरी रोल जो गुप्ता जी ने कहा, गुप्ता जी आपसे ही शुरू करते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं, क्या गड़बड़ है, हमारे सिस्टम में खामी है, दिलचस्पी नहीं लेते या जाने देते हैं उसको, क्या दिक्कत क्या है वहां पे? देखिए, मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर मुझे सिर्फ एक एजेंसी को बोलना पड़ेगा कि जो बैंकिंग सेक्टर का मैस है वो कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि वो आज भी इतने एडवांस टाइम पे पता नहीं कौन से जमाने से अपने रेगुलेशन चला रहे हैं। उनके रेगुलेशन समय के हिसाब से बदल नहीं रहे। आज भी उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को, बाकी सबको कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं करा है, वो सब बिल्कुल डाइवर्जेंट चल रहे हैं। दूसरा है, इतनी इंफॉर्मेशन वो बैंक से लेते हैं कि जिसको प्रोसेस करना पॉसिबल ही नहीं होता। अगर आप किसी बैंकर से बात करो, पुरवार साहब रहे हुए हैं चेयरमैन, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले बैंक छोड़ दिया था, बट पुरवार साहब रहे हुए चेयरमैन, उनको मालूम है कि कितनी इंफॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पे रिजर्व बैंक में जाती है। अगर वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल हम एंटीक की तरह कलेक्ट करते रहेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं होता। आप देखिए कितनी भी प्रॉब्लम आई है, whether it related to PNB, whether it is PMC, whether it is Yes Bank, whether it is ILFS, सब जगह कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक का चूक रही है कि टाइम से उनको पता करने की। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यस बैंक जो है, यस बैंक की नॉन फंड बेस्ड इनकम सब बैंकों से ज्यादा थी। HDFC बैंक से भी ज्यादा थी, कोटक बैंक से भी ज्यादा थी, स्टेट बैंक से भी ज्यादा थी। अब आप ये बताइए कि अगर किसी बैंक का इनकम का प्रोपोर्शन इस सारे बैंक से रेशो ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं एज ए रेगुलेटर मेरे दिमाग में आएगा कि लेट मी प्रोब दिस। तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हमारा डेटा एनालिसिस नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल ये है कि आज से 3 महीने पहले यस बैंक ने बोला था सिटेक्स होल्डिंग यूके जो है वो इन्वेस्ट करेगी सम $500 मिलियन। अब मुझे 10 मिनट नहीं लगे सिटेक्स होल्डिंग के बारे में पता करने में कि सिटेक्स होल्डिंग की कुल नेटवर्थ 1 मिलियन पाउंड है। तो जिस आदमी की वैल्यूएशन 1 मिलियन पाउंड है वो कैसे करेगा? दूसरा, उन्होंने कनाडा बेस्ड इन्वेस्टर लाया था जो पहले ऑलरेडी फेल हो चुका था। तो ये इश्यू है कि क्या हमको हमारा सिस्टम जो है इक्विप नहीं है और हम अभी पुराने। तीसरा, उनका रूल क्या है? अब आप पूरा देखिए, एक उनका रूल है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में प्रमोटर की इक्विटी कम कर देना चाहिए। अब क्या होता है, प्रमोटर की पहले आप इक्विटी कम करिए, कितने केसेस है, CSB है, लक्ष्मी विलास बैंक है, पहले सब प्रमोटर की इक्विटी कम कराइए। जब वो बैंक फेल हो जाए तो फिर आप नया इन्वेस्टर लाइए कि आप 50% इक्विटी ले लो। अब स्टेट बैंक को 49% इक्विटी दे रहे हैं, ये रूल का वायलेशन है। अब फिर क्या होगा, राणा कपूर ने अपनी सारी इक्विटी प्लेज करी हुई थी, तो विदाउट एनी स्किन इन द गेम ही वॉज कंटिन्यूइंग एज ए कंट्रोलर। तीसरा, वो जब झगड़ रहा था मधु कपूर के साथ तो राणा कपूर का साथ दिया रिजर्व बैंक ने, जबकि अगर मैं रेगुलेटर होता तो मैं बोलता भाई दोनों लोग लड़ रहे हैं, पहले अलग चलो, बैंक को नहीं डैमेज होना चाहिए। तो ये सब जो इशू हैं, छोटे छोटे इशू करके बढ़ते जाते हैं। सर, और बैलेंस शीट रेगुलेशन के लेवल पे कुछ दिक्कतें हैं, एनालिसिस नहीं होता है। तमल सर, रेगुलेशन के लेवल पे कुछ दिक्कतें हैं। मतलब बहुत पहले से यस बैंक का चल रहा था कि आस्किंग मी जी या कि कुछ दिक्कतें हैं, गड़बड़ है, कुछ डाइवर्जेंस निकल के आते थे, फिर भी वो कंटिन्यू रहे थे। जी तमल सर। नहीं, मैं एक चीज में मैं गुप्ता जी से सहमत हूं
येस बैंक रिलेटिवली छोटा बैंक, क्यों, लेकिन उनका जो फी बेस्ड इनकम बहुत बढ़िया था, कोटक बैंक से भी बड़ा था, मेरे ख्याल से HDFC बैंक का इक्वल नहीं तो उनसे भी बड़ा था। सो दिस इज वन एरिया इट शुड हैव बीन लुक्ड इनटू। ऐसे छोटा साइज रिलेटिवली छोटा बैंक के इतना बड़ा फीस इनकम कैसे होता है। लेकिन एक बात मैं आपको, दिस इज वन एरिया ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए PNB का जो है वो फ्रॉड है, और आप जो कोऑपरेटिव बैंक के है, लेकिन येस बैंक का तरीका थोड़ा अलग है। देयर इज नॉट ए सिंगल ट्रिगर हेयर। PNB का तो एक ब्रांच में फ्रॉड हो रहे थे, TMC का तो दूसरा तरीका फ्रॉड हो रहे थे, लेकिन येस बैंक का जो बिजनेस मॉडल ही थोड़ा कंप्लीटली अलग तरीका मॉडल है। जी, येस बैंक का बिजनेस मॉडल है हाई रिस्क हाई रिटर्न। एक्चुअली कपूर साहब, राणा कपूर साहब, I think India में you should give him the credit. He is a pioneer of creating the right kind of what you say the junk credit market. तो बाहर जो है junk bond market है ना, यहाँ पे कपूर साहब जो क्रिएट कर रहे थे वो junk credit market। इसका क्या मतलब है, आपके पास कोई नहीं, आप किसी को आप पैसा देने के कोई बैंक भी तैयार नहीं है, आप येस बैंक के पास चला जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। आप 100 करोड़ लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप 20 करोड़ आप तो पहले अपफ्रंट, जब सैंक्शन, जिस दिन सैंक्शन होगा लोन, आप 20 करोड़ पहले आप उनका तो आप फी दे दीजिए, उसके बाद 15% आप देते रहते हैं, 2-3 साल आप देते रहते हैं। सो 3 साल में बैंक को आप मान लीजिए 60-65% तो हो चुका, एंड देन after that if the borrower is in trouble, that borrower will be sent to some other bank or NBFC. That agreement was there. So that was the modus operandi high return game. So नहीं, बहुत अच्छी बात कमल सर आपने कही। मेरे को 1 मिनट टाइम दीजिए जी। तो दिस इज द जंक क्रेडिट मार्केट इट वाज क्रिएटिंग। सो एवरीबॉडी वाज डांसिंग व्हाइल द म्यूजिक वाज ऑन, and someday it had to stop. But you have to give the credit to Reserve Bank of India. वो नहीं सो रहे थे, वो चेक कर रहे थे, और फर्स्ट टाइम उनको तो नहीं दे पाया। अब आपका मेरे ख्याल से आपको पता है कितना तरीका प्रेशर था रिजर्व बैंक का ऊपर, जो उनको नहीं बोल सकते, उनको टर्न नहीं रिन्यू होगा, तो उसके मुताबिक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनका टर्न खत्म कर दिया, उनका रिन्यू नहीं दे पाया, नया CEO लाया, और वो CEO भी पहले 4-5 मान उनका तो काम कमल सर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि 2-3 चीजें आपने बहुत यूनिक सी कही हैं। एक तो जंक क्रेडिट बैंक था, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब एक छोटा सा बैंक है, उसकी फी बेस्ड इनकम इतनी ज्यादा है कि इक्वल टू HDFC बैंक या उससे ज्यादा है, तो कान अपने आप खड़े हो जाते हैं। जब हमारे जैसे लोग, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सेंस हो रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कि इतनी फी इनकम कैसे हो सकती है किसी की, एक छोटा सा ब्रोकर उसकी इतनी इनकम कैसे हो सकती है। तो नागराजन जी, ये बात सरकार को क्यों नहीं दिखती कि वो अलर्ट करे? अब दूसरी बात जो तमल सर कह रहे हैं कि प्रेशर होता है कई बार, जब रेट इंटरेस्ट कम करना होता तब तो RBI एकदम मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, फिर वो प्रेशर कैसे आप मान लेते हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूं, रेगुलेटरी सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल्स है, पॉलिटिकल प्रेशर है, तो ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, आपके जमाने में PNB केस हुआ है, आपके ज़माने में IL&FS का केस हुआ, आपके ज़माने में PMC का केस हुआ, आपके ज़माने में कपोल बैंक का केस हुआ, और आपके ज़माने में येस बैंक का केस हुआ। ये बैंक ज़्यादा पुराना नहीं है, 2005 में लाइसेंस मिला था, उस समय 2 ही बैंकों को लाइसेंस मिले थे, और ये नए ज़माने के बैंक के तौर पे उभर के आया था, और सिर्फ 15 साल में ज़मीन पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ खामी है ना, गड़बड़, जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। नागराजन जी। यस पहले एक चीज नीरज जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप और सब बाकी सब पैनलिस्ट बार बार बोल रहे हैं कि डिपॉजिटर्स का मनी पैसा सेफ है। वो विश्वास देना बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। पहला चीज। दूसरा चीज है ये रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, रेगुलेटरी सेक्टर कैसे इवॉल्व होगा, इसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी सोच रहे हैं।
कई लोगों का मानना यह है कि आरबीआई सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी करना है और बैंक का सुपरविजन किसी और एजेंसी को सेपरेटली देना चाहिए, ऐसा बात भी निकल के आ रहा है। तो ये सब रेगुलेटरी तरीके से एवोल्यूशन भी ऐसे इंसिडेंट से होगा, ठीक है। पहला चीज है। दूसरा चीज है कि अभी ये इंसिडेंट हो गया और जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, शायद इससे भी सीख सकते हैं लोग। ये इस प्रॉब्ली ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, या यदि हो गया तो ऐसे ही इंटरवीन करना चाहिए क्या, जैसे हम ऐसे काम और कलेक्टेड तरीके से किए हैं। ये सब चीज एक्सपर्ट्स और जो इंडस्ट्री में होंगे वो सब एक्सपर्ट्स उसके बारे में सोचेंगे और प्लान निकालेंगे। ये सब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी है, ठीक है। तो तीसरा चीज है, इफ यू बैंकिंग सेक्टर को आप पूरे देखते हैं तो रोबस्ट है। ये पूरा इकोनॉमी का कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक बैंक का बात है। हमारा फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। अभी इवन ग्लोबल स्लोडाउन की होने के बाद भी वी आर वन ऑफ द टॉप 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज। हमारा फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, तो इकोनॉमी श्योर फुटिंग पे है। अरे सर, इस समय बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन में है। कोरोना वायरस की वजह से जो बिल्कुल पूरे विश्व की हालत है ना, वो मतलब बहुत थोड़ा गंभीर चिंता का विषय है, उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप वर्ल्ड जीडीपी के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं आपने देखे ही होंगे, चाइना की जीडीपी 2% आने की उम्मीद है इस क्वार्टर में, और वहां की ऑयल डिमांड 25% गिर गई है। तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा। आप देखिए, लगातार ओपेक और ओपेक प्लस कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे, 15 लाख बैरल पल रहेगा, उसके बावजूद क्रूड 50 से नीचे आ रहा है। तो आप वो बहुत गंभीर स्थिति है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेमेडी बहुत तत्काल जो चाहिए हमें बहुत चाहिए सर। लेकिन मेरा जो बेचारे एटीएन वाले हैं, जिसका भी तमल सर ने किया, क्या वो इक्विटी की तरह उसको ट्रीट करेंगे आप? वो तो मेरे को अंदाजा नहीं कि कितना, लेकिन मेरा 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास का रहा होगा वो। तो क्या करें उसको, मतलब वो उनकी भी तो कोई बात करे, उनको तो नुकसान करा दिया आपने। नहीं, पर ये देखिए 81 जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स की जहां तक बात है, अब उसमें इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर है कि उसमें कोई कन्वर्जन का तो प्रपोजल था नहीं, एक दूसरा उसके लिए उस पे प्रीमियम जो लोगों ने पाया है, वो रिस्क प्रीमियम वो इसीलिए पाया था, इसी परिस्थिति को देखते हुए कि भाई आपने इक्विटी वाला रिस्क नहीं लिया, आपने एक कूपन वाली चीज ली, बॉन्ड्स लिए, लेकिन उसका रिस्क नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा है, कोई कोलैटरलाइज नहीं है। तो लेकिन इसमें कोई वो नहीं, आपत्ति इसलिए नहीं है जी कि इंस्टीट्यूशंस को ये पता होना चाहिए। ये अलग बात है कि कई इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़ी मात्रा में ये है, 2-2 हज़ार करोड़, 1000 करोड़ लेके जो बैठे हैं, और आज हमने शेयर मार्केट में उनके शेयरों पे असर भी देखा पूरी तरह से। तो डिपॉजिटर, जो रिटेल डिपॉजिटर है, उसको बचाने के लिए ये जो सारी कार्यवाही चल रही है, जो काम हुआ है, जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बना है, ये उसके लिए मजबूत है। एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स होल्डर को बचाने का कोई मुझे नहीं लगता विकल्प कहीं भी सोचने की जरूरत, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, इट इज द रिस्क इज एम्बेडेड इन द स्ट्रक्चर, वो उसी में कैरी कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले यूनाइटेड बैंक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नियर डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन बनी थी और बाईबैक कराया गया था, सही है सर? देखिए साहब, एक्चुअली इस तरीके के कंपल्शंस मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि जब जिसने इन्वेस्ट किया और जिन कंडीशंस पे इन्वेस्ट किया, रिस्क इवेलुएट करके इन्वेस्ट किया, तो अब आप कहें कि साहब हमको आप कंपेंसेट करिए उन सब चीज़ों को इग्नोर करके, वो अगर हम करते हैं तो एक बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट बनेगा, वो हमको नहीं करना चाहिए। अगर ये सही है, पर सर एक और चीज इससे नेगेटिव जो फॉल आउट ये भी हो सकता है कि आगे चल के दूसरी बैंक्स के लिए प्राइवेट सेक्टर टू रेज मनी, वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, उसकी कॉस्ट आपको बढ़ेगी। लेकिन जो टॉप नॉच बैंक है उनको तो आप झपट के ले लेंगे। ये भी तो एक सिचुएशन होगी। ये सब जो उन्होंने कहा नागराजन साहब ने कि ये सब चीजें लेसन होती है, मतलब आपने हर एक केस अलग टाइप का है और आपने सीखा, और आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे बनती है, ये ठोकरों से ही बनती है। ये ऑफकोर्स इसमें किसी को आंच ना आए, ये सभी की उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं सर मैं तो कहता हूँ ठोकर खा क्यों सीखे, किताब पढ़ के सीख लेना। ठोकर खाने की नौबत क्यों आए? एक्सपीरियंस से सीखना सबसे सस्ता है, लेकिन कभी कभी ये एक्सपीरियंसेस भी होने जरूरी हैं, जिससे एक लगता है कि हमने अगर रिस्क लिया है तो उसके लिए प्रॉपर प्रीमियम क्यों नहीं लिया। जी अच्छा, समय मेरा बिल्कुल कम हो रहा है, 4-5 मिनट बाकी है। मैं चाहता हूं सबसे एक क्लोजिंग कमेंट ले लूं। गुप्ता जी, आपसे शुरू करते हैं। ओवरऑल इस पूरी पिक्चर को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? संक्षेप में रखिएगा सर, 30-40 सेकंड में। देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो किया है
ये प्रॉबेबली, देखिए बेस्ट तो कोई चीज नहीं थी, बट प्रॉबली नियर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन किया गया है। और इसके जो रिजल्ट हैं वो हमको तुरंत नहीं मिलेंगे, हमको स्टेप बाय स्टेप में मिलेंगे, एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन हाँ, इससे यह है कि जो बिल्कुल खतरा था कि बैंक डूब जाएगा, वो खतरा टल गया है। सर आपसे बस एक उसमें छोटी सी और जोड़ दीजिएगा, हाँ नाम जोड़िएगा, ये बॉन्ड होल्डर क्या अदालत भी जा सकते हैं क्या? को तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन अदालत भी फैसला किसी बेसिस पे करेगी। और जी। अगर बॉन्ड होल्डर का जो इश्यू का डॉक्यूमेंट था, अगर उसमें रिस्क बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई थी तो दिक्कत फिर नहीं होगी। कोर्ट भी उसके बेसिस पे करेगा। कोर्ट जो है अपना यहाँ पे वो फंडामेंटल राइट वाला इशू नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कॉन्ट्रैक्ट कहता है। तमल सर क्लोजिंग कमेंट आपके संक्षेप में सर, 30-40 सेकंड में। तमल सर। ओके, नहीं, एक वन सप्लीमेंट्री जो गुप्ता जी ने कहा, ये बॉन्ड होल्डर अदालत जा सकते क्या? मेरे ख्याल से नहीं जा सकते, क्योंकि अंडर 45 जो सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इट गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू आरबीआई टू ओवर रूल एवरीथिंग। दैट्स पॉइंट नंबर 1. You cannot challenge it. That's why the SEBI norm also not applicable. And secondly, मेरे ख्याल से yes कन्वर्शन हो सकता था, लेकिन जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है बैंक और जो सब्सक्राइबर टू द बॉन्ड, उनको दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्शन का क्लॉज नहीं था। कोई भी इंडियन बैंक के साथ वो कन्वर्शन क्लॉज नहीं है, तो नहीं होना। एंड द क्लोजिंग कमेंट है, I think I would have loved to see this coming little earlier. थोड़ा और probably we allowed it to fester for little longer. ये थोड़ा और 10-15 महीने पहले होने से अच्छा होता था। बहुत कोशिश किया करंट मैनेजमेंट, लेकिन नहीं हो पाया। But if it's better late than never. I think this is the best possible solution. And secondly, मेरे ख्याल से मोरेटोरियम 1 महीने तक नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से 7-10 दिन में उठ जाएगा। परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छी खबर आपने बताई। It's a safety valve they've created for 1 month. पुरवार जी बहुत संक्षेप में। देखिए साहब, मैं समझता हूँ कि बेस्ट स्टेप इस पॉसिबल सिचुएशन में है, ये मार्केट को कॉन्फिडेंस देगा, डिपॉजिटर्स को कॉन्फिडेंस देगा और सिस्टम को कॉन्फिडेंस देगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच कुड हैव हैपेंड। शेयर खरीदेंगे? दोबारा पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब समय की बात है कब, बट बिल्कुल खरीदने लायक पोजीशन में इसलिए बन गया कि अब ये बैंक एक नॉर्मल फंक्शनिंग बैंक है। कोई गहरे बादल, काले बादल ऊपर घिरे हुए दिखते नहीं है। और एक नया जो इसका शुरुआत हुई है, रीसेट हुआ है, वो बिल्कुल वेलकम माना जाएगा। जी नागराजन जी, आप भी बहुत संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट, 30 सेकंड आपके पास। जिस तरीके से आरबीआई ने ये काम एंड कलेक्टेड तरीके से इसका हल निकाला, उसके लिए उनको बधाई देना चाहिए। दूसरा चीज है, जैसे वित्त मंत्री ने बताया, इसके पीछे जो इन्वेस्टिगेशन करना है उसको करवाना चाहिए, और जैसे ये हालत बना उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको कड़ी से सजा देना चाहिए। परफेक्ट। तो ये आज की चर्चा का नतीजा ये निकला कि यस बैंक को बचाने की पूरी कोशिश की गई है, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये बेस्ट पॉसिबल मेजर था जो आरबीआई और सरकार ले सकते थे, वो लिया गया है। मोरेटोरियम का जो वक्त 1 महीने का है, तमाम लोगों को लगता है कि वो उससे पहले खत्म हो जाएगा। जो खाता धारक हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनका पूरा पैसा सेफ है, वो 5 लाख हो, 5 करोड़ हो या 5,000 रुपए हो, कोई इनको दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है कि उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ट्रेडिंग नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। वैल्यू क्या होगी, मार्केट डिस्कवर करेगा और आने वाले वक्त में पता चलेगा, और प्रकाश जी आपको समय समय बताते रहेंगे। बॉन्ड होल्डर्स के लिए थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन वो कंडीशनल था, उनकी शर्तों में ऐसा शामिल था, तो वो हुआ। और चौथा जो सबसे बेहतर है कि बैंक रन करेगा, और एक बहुत ही सबसे क्रेडिबल नाम एसबीआई के साथ। तो उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए कि ये बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा और अपने उन बुरे दिनों से निकल आएगा और बैंक के अच्छे दिन आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को, हमारे निवेशकों को, ट्रेडर्स को ये समझाने के लिए कि इस पूरी कवायद का मकसद क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। देखिए ब्रेक के बाद टक्कर